नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीएससी अड्डा पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह की ये मान लीजिए कि क्वेश्चन की एक तरह से बाढ़ आ गई मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। और ये बाढ़ आप ही लोगों की है, जिसके संबंध में आज मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उस बाढ़ में से निकाल कर लाया हूँ। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उभरेगा कि सर वो बाढ़ क्या थी। तो बाढ़ थी कि क्वेश्चंस, मुझसे ढेर सारे क्वेश्चन किए गए कि सर हम यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कैसे करें। उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो 12th लेवल के स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम 12th में पढ़ रहे हैं और हम पीएससी करें, यूपीएससी करें, कैसे तैयारी करें। कुछ लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो कुछ लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, 28 साल से ऊपर आ गए हैं, वो एसएससी वगैरह की एग्ज़ाम नहीं दे सक रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि सर हम यूपीएससी पीएससी कैसे करें, क्योंकि उसमें एज थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उन्हीं में से कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो संभवतः आपको भी बहुत कुछ फ़ायदा देंगे आपकी तैयारी में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि अगर आपको यूपीएससी और पीएससी करना है ना। यूपीएससी मतलब कि अगर आपको आईएएस की परीक्षा देना है और पीएससी मतलब कि राज्य सेवा परीक्षा आपको देना है, तो आखिर परीक्षा देना क्यों है। सबसे पहला प्रश्न तो ये उभरता है कि आप परीक्षा देना क्यों चाहते हैं। उसका क्या आपके पास कोई वैलिड रीज़न है। मतलब ये कि देखिए, बिना कारण के तो कोई परिणाम नहीं होता है ना। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता, कारण है तभी कोई परिणाम होगा। कि आज अगर दुख है तो दुख का कोई कारण है। ठीक है, तो आप करना क्यों चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप ये चाहते हैं कि मैं दिल्ली जा कर के उस पैसे को थोड़ा वेस्ट कर दूं, है ना, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सफलता आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने हर साल जब यूपीएससी और पीएससी का रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट के फाइनल में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जो है वो सिलेक्ट हुआ है। हम लोग देखते हैं कि कोई कूली है जो किसी रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने का काम करता था, वो सिलेक्ट हुआ है। हम लोग देखते हैं कि कोई बस कंडक्टर है, दिन में वो बस कंडक्टरी का काम करता था, रात को पढ़ता था और वो भी सिलेक्ट हुआ है। तो हम ऐसी चमत्कारिक कहानियाँ पढ़ते हैं और ऐसी कहानियों में हम उन हीरोज़ के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और फिर मन ही मन हम भी प्रण करते हैं कि हम भी पीएससी देंगे, हम यूपीएससी देंगे, हम कलेक्टर बन जाएंगे, हम डीएसपी बन जाएंगे, हम एसपी बन जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं होता। जब आप लोग उनकी स्टोरीज़ के पीछे जो मोरल छिपा होता है उसको देखेंगे ना, तो आपको उन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी दिखेगी। कहानी क्या होगी कि उनको उनके जीवन में वो चीज़ नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। ठीक है, और जो वो करना चाहते थे, बचपन से पाना चाहते थे, उनके लिए, उनके परिवार के लिए वो चीज़ उनको नहीं मिली, तो वो उस चीज़ की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। जैसे भगीरथ होते हैं ना, राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की जो आत्मा है उसे शांति दिलाने के लिए गंगा जी को लाने का एक बहुत बड़ा काम किया था। तो ये काम उस कारण से होता है जो मैंने आपको बताया कि अगर रीज़न वैलिड है कि आप करना क्यों चाहते हैं, तब तो आपकी सफलता निश्चित है। कि आपको दिन भर कुछ नहीं दिखता, केवल पीएससी यूपीएससी की ही परीक्षा दिखती है और उसके पीछे जो वैलिड रीज़न है वो वैलिड रीज़न आपको नज़र आता है। अगर ये चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है और सिर्फ करना है ना, अपने आप से प्रश्न पूछा और मालूम चला नहीं हमको सिर्फ करना है, तो करना क्यों है। सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि करना क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने अंदर से ढूंढना है। अगर आप 12th में हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, कर रहे हो, या कोई और एग्जाम फाइट कर करके थक गए हो और सोच रहे हो कि इस बार हम आईएएस की दे लें, पीसीएस की दे लें वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले अपने आप को एकांत में ले जाइए और प्रश्न करिए कि आखिर आप करना क्यों चाहते हैं। आप समाज की भलाई करना चाहते हैं, आप अपनी भलाई करना चाहते हैं, आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं समाज के लिए, आखिर करना क्या चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। ठीक है, इसको आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे आग लगेगी तो धुआं होगा, ठीक वही काम यहाँ भी होना चाहिए कि अपने अंदर आग लगनी चाहिए ताकि उसका धुआं यूपीएससी पीएससी के रूप में हमको क्लियर नजर आए। इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न लेना चाहूँगा, मीडियम का कितना रोल होता है सफलता में। दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप 12th एग्ज़ाम दिए हो या दे रहे हो, या ग्रेजुएशन या किसी और स्ट्रीम में हो, हिंदी मीडियम में हो, अंग्रेजी मीडियम में हो, गुजराती में हो, बहुत सारे और भी माध्यम हो सकते हैं इसके, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उभरता है कि सर माध्यम क्या हो। क्योंकि जब हम रिज़ल्ट देखते हैं तो रिज़ल्ट में हमको नज़र आता है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सफल होते हैं बजाय किसी और माध्यम के। ठीक है, तो
इसको देखकर जो हिंदी माध्यम या अन्य माध्यम के जो बच्चे हैं उनके मन में बहुत बड़ा एक प्रश्न उभरता है, और वो प्रश्न क्या होता है कि हमें तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, हम कैसे सफल होंगे, इंटरव्यू में कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। पर ये कहने की जो बात है ना, ये उतनी सही मैं नहीं मानता। उसका कारण ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, चाहे मीडियम कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, कोई भी हो, और एक अच्छा कंटेंट अगर आपके पास उपलब्ध है जिसमें आपने इधर उधर की बात ना करी हो, आपने केवल जो पूछा उतना ही लिखा हो और तथ्यात्मक रूप से वो चीज़ें सारी सही हों, तो माध्यम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक तरह की डरावनी बात है या हुए वाली बात है कि नहीं इसी माध्यम के लोग ज़्यादा सफल होते हैं बजाय किसी दूसरे माध्यम के, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि माध्यम कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, बस अपना थॉट प्रोसेस मजबूत बनाना है, जो कंटेंट है उसे अच्छी तरीके से हमको प्रस्तुत करना आना चाहिए मेंस की परीक्षा में, और हमें अपनी बात को उस भाषा में रखना अच्छे से आना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और याद रखें, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इंग्लिश मीडियम से हर साल 500 लोग जो हैं वो आईएएस बनते हैं तो मैं भी अंग्रेजी करूँगा, ये नहीं, ये करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो, और कॉपी करने पे आप उनके जैसा होना चाहते हो, खुद जैसा आप नहीं हो पाओगे और कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कि उस माध्यम चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उस पर अच्छी पकड़ बनानी है, बिल्कुल अच्छी पकड़ बनानी है। ठीक है, मतलब कि शब्दों की कमी नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर कि शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी माध्यम आप लें, सफलता के चांसेस सभी जगह लगभग बराबर है। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है कि कब से तैयारी हम शुरू करें। अब ये क्वेश्चन सभी के लिए है, कोई 10th स्टैंडर्ड का हो सकता है, 12th का हो सकता है, ग्रेजुएशन का या उसके बाद का, या ग्रेजुएशन के दौरान का। तो बहुत सारे लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं कि तैयारी कब से शुरू करें, कब से तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब जागे तब सवेरा। ठीक है, अगर आप 10th में पढ़ते हो तो आप 10th के बाद यानी 11th से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। आप 12th में पढ़ते हो, आप 12th से तैयारी शुरू कर दो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी शुरू कर सकते हो, और ग्रेजुएशन कर चुके हो तो उसके बाद भी आप तैयारी कर सकते हो। बस ये मान के चलो कि इतना टाइम, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल अपने पास रखो, और उतने टाइम में अच्छे से 1 बार 2 बार पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसको अच्छे से राइट करना है और उन चीज़ों को लेकर जाना है आगे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम मैटर नहीं करता, जब जागे तब सवेरा। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 30 साल की उम्र में सोचते हैं कि अब मुझे आईएएस की परीक्षा देना चाहिए, और दोस्तों यकीन नहीं होगा कि 30 साल की उम्र में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर जाते हैं। बस आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी आपको उत्तर मिला, जब जागे तब सवेरा। इसमें इस बात का कोई मैटर नहीं है कि मुझे कब करना है, जब जाग जाओ तब करना शुरू कर दो, कोई समस्या नहीं है। अगला है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर आप भोपाल में रहते हो और आपको इंदौर जाना है, तो भोपाल से इंदौर जाने के कितने तरीके हो सकते हैं? आप कहोगे सर बहुत सारे तरीके। पहला, पैदल जा सकते हैं। दूसरा, साइकिल, मोटरसाइकिल या कार से जा सकते हैं। तीसरा, बस में बैठो, किराया दो और चल निकलो। और चौथा, रेलगाड़ी में। पांचवा, हवाई जहाज में। ठीक है, आप इन सब रास्तों में देखोगे तो 2 अलग अलग फैक्टर नजर आएंगे। पहला फैक्टर कि एक में हम खुद जा रहे हैं, दूसरा फैक्टर कि एक हम गाड़ी कर रहे हैं, कोई बस कर रहे हैं, कोई ट्रेन कर रहे हैं, कोई हवाई जहाज कर रहे हैं, उसमें बैठे हैं और बैठ कर जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क है कि पहले में आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप भोपाल से होते हुए सीहोर जाओ, सीहोर से होते हुए फिर ग्वालियर पहुंच जाओ, ग्वालियर से होते हुए फिर कहीं पहुंच जाओ, फिर कहीं पहुंच जाओ, ऐसे घूमते घामते हुए आप इंदौर पहुँचो। ठीक है, गलत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी इसको चूज़ कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। दूसरा दूसरा कि आप बस में बैठो, उसे किराया दो और वो आपको इन टाइम आपको वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बहुत आराम से पहुंचा देगा। सपोज़ कि आप बस में बैठे, बस वाले ने कहा भैया मैं 400 रुपये लूँगा और आपको ऐसी हवा खिलाते हुए ले जाऊँगा और वहाँ पहुँचा दूँगा। हालांकि चलना खुद ही है, बस में भी खुद ही चलना है और यहाँ भी खुद ही चलना है। बस वहाँ पर बस ड्राइवर है जो आपको बस में बिठा कर लेकर जाएगा और उसके बाद जो बस के अंदर की गतिविधियाँ वो सारी आप ही को करनी है। सेम एज़ कोचिंग के साथ भी होता है कि अगर आप अपना रास्ता बना सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं मैं खुद के दम पर कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चंस को पढ़ सकता हूँ, उनको समझ सकता हूँ, मैं बुक्स ढूंढ सकता हूँ, मैं बुक्स के ऊपर चीज़ें निकाल सकता हूँ, जो कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, नेट पर बहुत सारा डेटा पड़ा है, तो आप वो कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप
कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं खर्च कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, ना इधर डाउट है ना उधर डाउट है, आप बहुत आसानी से दोनों ही चीज़ों को कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात आपके साथ नहीं है। पर यहाँ पर कोचिंग का रोल सिर्फ इतना है कि वो आपको गाइड करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, करना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर एक किसी कोचिंग पर 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो सफलता का रेट अगर हम देखें तो वो होता है मात्र 2% के आसपास। मतलब कि अगर 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी कोचिंग से 20, 25, 30 बच्चे ही फाइनल एग्जाम में क्लियर कर पाते हैं। वहीं पर जब हम सेल्फ स्टडी वालों को देखते हैं ना, तो आप देखोगे कि जब भी पीएससी यूपीएससी का रिजल्ट आता है फाइनल, तो उसमें आपको सेल्फ स्टडी वाले ही लोग टॉपर नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोपाल से ग्वालियर गए, ग्वालियर से कोटा गए, कोटा से घूम घाम के उज्जैन आए, फिर उज्जैन से इंदौर आए, तो दुनिया भर का नॉलेज उनके पास हो गया। तो आउट ऑफ जब भी क्वेश्चन बनता है या क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता है या आंसर किसी और तरीके से बताना होता है, तो ये सारी बातें जो हैं वो कर सकेगा जिसने पूरी दुनिया देखी है। तो ये एक फ़र्क आता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कोचिंग करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला है कि भैया कितने साल में सफलता मिलेगी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आपने एकनिष्ठ होकर अच्छे से तैयारी करी तो 1 साल में भी मिल सकती है, और न मिलने को 8 साल भी आपको लग सकते हैं। बस एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप अपने 24 घंटे किस तरीके से खर्च करते हो, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको सफलता कितने साल में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ऑप्शन बनाते हैं कि मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे दूसरा नहीं करना है, तो उनकी सफलता की दर जो ईयर वाइज है वो बहुत तेज़ होती है, वो 1 साल 2 साल में क्लियर कर जाते हैं। और जो लोग अपने पास 50 ऑप्शन लेकर चलते हैं कि नहीं अगर ये नहीं होगा तो मैं वो काम कर लूँगा, वो नहीं होगा तो वो तो कर सकते हैं ना, और उसके साथ साथ वो और चीज़ें भी अपनी चलाती रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि आपके पास होने का जो ईयर है ना उसे बढ़ा देती हैं, 2 साल 4 साल 8 साल, और हो सकता है कभी कभी सफलता न भी मिले, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि सफल कब होंगे, तो सफल तब होंगे जब आपके अंदर गट्स होंगे और आप इसको पाने की चाहत रखते होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है कि प्री की तैयारी कैसे करें, ठीक है। अब ये प्रश्न बहुत कॉमन है कि प्री की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों प्री में होता क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक प्रश्न होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, पीएससी में भी और यूपीएससी में भी। यूपीएससी में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। वहीं जो पीएससी होती है ना बहुत सारी राज्यों की, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन उसके 4 सिंपल से आंसर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक उदाहरण पूछते हैं कि जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, या गौमुख किस ज़िले में है, नंदा देवी किस राज्य में है, या माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल वे में होते हैं। वहीं यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा, यूपीएससी उसमें ज्योग्राफी भी डाल के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बात कहूँगा कि आप प्री की तैयारी न करें। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम के 3 चरण हैं, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और आप कहोगे सर पहले तो प्री ही आएगा ना, तो मैं कहूँगा प्री की तैयारी मत करो। अगर आप प्री की तैयारी करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल है ना वो प्री यानी कि क्वेश्चन को देख के उसके उत्तर देने की इच्छा रखेगा। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है और उसका उत्तर हमें खुद बनाने की इच्छा रखना है। मतलब कि हमको प्री की जगह मेंस की तैयारी करना है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, एक क्वेश्चन मैंने एक ये भी रखा है, तो दोनों का उत्तर आपको एक ही मिल जाएगा कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर एक सिंपल सा वे है कि आप जितना हो सके उतना डीप लर्निंग करिए सब्जेक्ट को। अगर आपको पीएससी यूपीएससी वगैरह देना है तो थोड़ा सा डीप लर्निंग करिए, है ना। थोड़ा डीप में जाओगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और वही कंसेप्ट जब यूपीएससी में पूछे जाएंगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। और वही अगर सिंपल क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर भी आप बड़ी आसानी से वहाँ पर दे दोगे। हालांकि मेंस की तैयारी कैसी करनी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बनता है, तो इस बहुत बड़े विषय को मैं अलग से आपको डिस्क्राइब करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं इसमें नहीं खींचूंगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पर है कि सर यूपीएससी करें या पीएससी करें, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स को। तो मैं उन बच्चों को जो तैयारी करने की शुरुआत करने 18 साल 20 साल की उम्र में, तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप यूपीएससी पकड़ लो, पीएससी मत पकड़ो, आप यूपीएससी पकड़ो आज की तारीख पे, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी जो है ना वो बाप है और पीएससी जो है ना वो उसका बेटा है। हालांकि जैसे आरपीएससी है वो थोड़ा और टफ होता है, लेकिन नहीं, हमको यूपीएससी की तैयारी करना है तो पीएससी तैयारी ऑलरेडी आपकी हो जाती है, ठीक है। ये एक फिनोमिना है कि अगर आप यूपीएससी करते हो तो पीएससी ऑटोमेटिक क्लियर होना
शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है, ठीक है। इंटरव्यू तैयारी का क्या मतलब है, आपका ज्ञान ऑलरेडी देखा जा चुका है, प्री मेंस इसीलिए ली गई कि आपको कितना आता है। वो इंटरव्यू में सिर्फ ये देखते हैं कि आपने 20-25 साल तक अपने आप को कैसे बनाया है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके सोच विचार कैसे हैं, किस बात पर आप भड़क सकते हो, किस बात पर नहीं भड़क सकते, आप सिचुएशंस कैसे हैंडल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इंटरव्यू में देखी जाती हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है आपकी मेन कंटेंट की। इंटरव्यू जो भी आप दिन भर में करते हो ना, जैसे मान लो कि आपकी हॉबी है कि गार्डनिंग करना, ये इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। आपकी हॉबी है कि भाई मुझे कुर्ता पजामा पहनना अच्छा लगता है, आई एम कम्फर्ट इन दैट क्लोथ्स, तो वो अच्छा है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इंटरव्यू की तैयारी डेली होती है, ये कोई 2 महीने 4 महीने में नहीं होती है, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। दोस्तों मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, इसके लिए मैं अलग से एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मुख्य परीक्षा में किस तरह के जो है मतलब कि कंटेंट लिखा जाता है, कैसे डायग्राम होता है, कैसे फॉर्मेटिंग होती है आंसर की, वो सारी चीज़ें मैं इन डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि यूपीएससी और पीएससी को लेकर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिले हैं। अब देखिए बहुत सारे प्रश्न थे, मुझे जो अच्छे लगे मैं उनको लेकर आया हूँ, और आशा है कि आपको ये पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आए हैं और भी इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ कि हमारी पीएससी और यूपीएससी को लेकर टारगेटेड क्लास जो हैं वो यूट्यूब पर जारी हैं, पीएससी अड्डा चैनल पर जारी हैं, और आप वहां जाकर इनको ज़रूर देखिए, ठीक है। हमारी आशा है कि हम आपको जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते हैं ना, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें जो अप्रोप्रिएट पाथ है वो पाथ हम लोग बता सकें, ठीक है। तो ये कोशिश हमारी है, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं रोहित अब आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।